नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड जिला सीरीज, जिसमें हम वन शॉट वीडियो में यानी एक ही वीडियो में कंप्लीट एक डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। आज हम यहाँ पे दोस्तों देहरादून जनपद के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। संपूर्ण अध्ययन हम करने वाले हैं इस एक वन शॉट वीडियो में देहरादून जनपद के बारे में। दोस्तों इस सीरीज में दोस्तों मैं सभी जनपदों को आपको मैप के माध्यम से यहाँ पे फैक्ट यहाँ पे बताऊंगा। मैप के माध्यम से हम कवर करेंगे प्रत्येक जनपद को। तो काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये सीरीज होने वाली है और इस सीरीज के नोट्स और इस लेक्चर के नोट्स यदि आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों अगर बात करें देहरादून के इतिहास की तो देहरादून का प्राचीन नाम है पृथ्वीपुर और द्रोणनगर। द्रोणनगर देहरादून का नाम इसलिए पड़ा, ऐसा माना जाता है कि जो पांडवों के गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य, उन्होंने इस क्षेत्र पर तपस्या की थी, जिसके कारण से इस क्षेत्र का नाम द्रोणनगर पड़ा और बाद में यही द्रोणनगर देहरादून नाम से प्रसिद्ध हुआ। और एक अन्य प्राचीन नाम क्या है देहरादून का, तो वो है पृथ्वीपुर। देहरादून में हमें कालसी नामक स्थान पर अशोक शिलालेख प्राप्त होते हैं। अशोक शिलालेख की अगर बात की जाए, इनको कालसी अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। तो कालसी अभिलेख जो कि अशोक के हैं, इनकी खोज कब हुई, तो 1860 में। किसके द्वारा इसकी खोज की गई? जॉन फॉरेस्ट नामक व्यक्ति द्वारा। इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो यह है आपका प्राकृत भाषा में लिखा गया है, प्राकृत भाषा। और लिपि कई बार पूछी जाती है, तो इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो जो अशोक के कालसी अभिलेख है, इसकी खोज 1860 में जॉन फॉरेस्ट नामक व्यक्ति द्वारा की गई, जो कि प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अब इस अशोक शिलालेख का महत्वपूर्ण योगदान है देहरादून के इतिहास को जानने में। अशोक शिलालेख में हमें यह जानकारी मिलती है कि अशोक शिलालेख में इस क्षेत्र को कहा गया है अपरांत और यहाँ के लोगों को पुलिंद कहा गया है। यानी यहाँ के जो उस समय कुड़िंद शासक थे, उनके अधीन यह क्षेत्र आता था। और वो कुड़िंद शासक किसके अधीन शासन करते थे, तो मौर्यों के अधीन शासन करते थे। यानी आप ये मान सकते हैं कि यह संपूर्ण क्षेत्र उस समय मौर्यों के अधिकार में था और उनके सामंत कुड़िंद हुआ करते थे, जो कि इस क्षेत्र पर शासन करते थे। उसके बाद आते हैं यहाँ पे जब पंवार वंश का उदय हो जाता है गढ़वाल में, तो पंवार वंश के शासकों के जब तक उनका शासन काल रहा, यहाँ पे उनके अधिकार में यह क्षेत्र रहा। विशेष तौर पर अगर हम बात करें प्रद्युम्न शाह तक, क्योंकि प्रद्युम्न शाह अंतिम शासक था जिसकी राजधानी श्रीनगर थी और उसके बाद यहाँ पे गोरखाओं का आधिपत्य हो जाता है। तो जब तक गढ़वाल के परमार वंश के शासकों का अधीन रहा, उनके क्षेत्र में ये देहरादून क्षेत्र उनके अधिकार में आता था। और उन्हीं में से एक शासक थे गढ़वाल शासक फतेहपति शाह। फतेहपति शाह फतेहपति शाह के शासनकाल एक महत्वपूर्ण घटना यह है दोस्तों कि फतेहपति शाह के शासनकाल में 1676 में सिख गुरु रामराय देहरादून आए थे। फतेहपति शाह ने सिख गुरु रामराय को 3 गांव दान भी किए थे। और गुरु राम राय 1676 में जब देहरादून आए तो इन्होंने यहाँ पे डेरा यानी डेरा की स्थापना की थी और जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम देहरादून पड़ा, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। कई बुक में आपको 1676 की जगह 1699 देखने को मिलेगा, लेकिन अधिकांश इतिहासकार दोस्तों 1676 को ही सही मानते हैं। तो गुरु राम राय देहरादून कब आए थे? 1676 में आए थे। उस समय गढ़वाल नरेश कौन था? तो वो था फतेहपति शाह। उसके बाद गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में गोरखा गढ़वाल पर अधिकार करने की सोचते हैं। इससे पहले गोरखा कुमाऊं पर अधिकार कर चुके थे। अब एक निर्णायक युद्ध होता है गोरखाओं के बीच और गढ़वाल शासक प्रद्युम्न शाह के बीच, और ये युद्ध लड़ा जाता है दोस्तों 14 मई 1804 को देहरादून के खुरबड़ा नामक मैदान पर। खुरबड़ा युद्ध कब हुआ? 14 मई 1804 को। किस किस के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था? गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के मध्य और गोरखाओं के मध्य, जिसमें गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और यहाँ पे गढ़वाल शासकों की पराजय हो जाती है। उसका प्रभाव पड़ता है कि यहाँ पर गोरखाओं का आधिपत्य हो जाता है। तो 1804 से लेकर और 1814 तक ये क्षेत्र गोरखाओं के अधीन रहा। उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश सरकार यहाँ पे गोरखाओं से युद्ध लड़ती है और ये युद्ध होता है 1814 में देहरादून के नारा पानी में। इस युद्ध में दोस्तों ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करते हैं जनरल जिलेस्पी। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व
जनरल जिलेस्पी इस नाला पानी युद्ध का नेतृत्व। ये मैंने आपको, वैसे जब मैंने इंडियन हिस्ट्री सीरीज लाई थी, उस उत्तराखंड हिस्ट्री सीरीज, उसमें काफी डिटेल्स में मैंने इसके बारे में चर्चा कर रखी है। तो ब्रिटिश जनरल जिलेस्पी ये ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि गोरखा सेना का नेतृत्व कर रहे थे बलभद्र थापा। इस युद्ध में दोस्तों जनरल जिलेस्पी मारे जाते हैं और वहां पे खलंगा में इनका एक स्मारक भी बनाया गया है। अंत में यहाँ पे ब्रिटिश सरकार जीत जाती है, गोरखा यहाँ पे पराजित हो जाते हैं। तो फिर 1814-15 में यहाँ पर जो ये क्षेत्र है ये किसके अधीन आ जाता है? ब्रिटिशर्स के अधीन आ जाता है, जबकि गढ़वाल जो शासक थे उनको टिहरी रियासत का क्षेत्र दिया जाता है। तो अब जो देहरादून का क्षेत्र है वो किसके अधीन आ चुका है दोस्तों? वो आ चुका है ब्रिटिशर्स के अधीन। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, 1817 में देहरादून को जिला बनाते हैं और इसको सहारनपुर मंडल में शामिल कर देते हैं। क्योंकि अब देखो देहरादून जो क्षेत्र था, जो कभी गढ़वाल नरेशों के अधिकार में हुआ करता था, अब ये गढ़वाल नरेश के अधिकार में नहीं है, बल्कि किसके अधिकार में है? अंग्रेजों के अधिकार में है। और अंग्रेज क्या करते हैं, 1817 में देहरादून को जिला बनाते हैं। तो यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि देहरादून जनपद का गठन कब किया गया? तो वो किया गया 1817 में, और इसको सहारनपुर मंडल में शामिल कर देते हैं। उसके बाद 1825 में इसको ये पुनः कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल कर देते हैं, और फिर 1829 में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी से अलग करके मेरठ मंडल में शामिल किया जाता है। तो देखो यहाँ पर पहले ये सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया था, फिर इसको मेरठ मंडल में शामिल किया गया। फिर 1975 में देहरादून जनपद को फाइनली गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया, और अभी वर्तमान में जो देहरादून जनपद है ये अभी भी गढ़वाल मंडल में ही शामिल है। उसके बाद 9 दिसंबर 1998 को देहरादून को नगर निगम भी बनाया जाता है। और देहरादून नगर निगम दोस्तों उत्तराखंड का पहला नगर निगम है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में वर्तमान में टोटल कितने नगर निगम है? तो 9 नगर निगम। और उत्तराखंड का प्रथम जो नगर निगम है वो है देहरादून, जबकि जो अंतिम नगर निगम है वो है श्रीनगर। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको उत्तराखंड के 9 नगर निगम बता देता हूं। इस सीरीज में दोस्तों मैं काफी डिटेल्स में आपको जिला सीरीज के माध्यम से उत्तराखंड जी के पढ़ाऊंगा, और अगर आप इस सीरीज के साथ लगातार जुड़े रहते हैं तो आधे से ज्यादा कोर्स आपका इन 13 दिन में समाप्त हो जाएगा, जब तक ये 13 जनपद आएंगे। तो लगातार दोस्तों कंटिन्यू आपको इस सीरीज के साथ जुड़ा रहना है। तो नगर निगम, पहला जो नगर निगम है उत्तराखंड का वो है देहरादून। दूसरा नगर निगम बना हल्द्वानी। उसके बाद तीसरा नगर निगम बना हरिद्वार। चौथा जो नगर निगम बना आपका वो बना था रुद्रपुर, उधम सिंह नगर। पांचवा नगर निगम बनाया गया दोस्तों काशीपुर, ये भी उधम सिंह नगर में है। छठा नगर निगम बनाया गया रुड़की को। उसके बाद सातवां नगर निगम बनाया गया ऋषिकेश को। 7, 8 और 9 ये महत्वपूर्ण है। 8वां बना यहाँ पे कोटद्वार, और ये प्रश्न हाल ही में यूकेपीएससी द्वारा दोस्तों पूछा गया था कि श्रीनगर का 8वां नगर निगम कौन सा है, और सही आंसर था कोटद्वार। और अंतिम जो नगर निगम है वो है श्रीनगर गढ़वाल। ये कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। श्रीनगर गढ़वाल को 31 दिसंबर 2021 को, यानी 2021 का जो अंतिम दिन था 31 दिसंबर 2021, इस दिन श्रीनगर को उत्तराखंड का 9वें नगर निगम का दर्जा दिया गया। तो ये 9 नगर निगम है दोस्तों उत्तराखंड के, जिसमें अंतिम नगर निगम है अभी श्रीनगर 9वां नगर निगम, जबकि जो प्रथम नगर निगम था देहरादून वो 9 दिसंबर 1998 को देहरादून को नगर निगम बनाया गया था। तो ये तो रहा दोस्तों देहरादून का इतिहास। उम्मीद करते हैं कि देहरादून का इतिहास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं देहरादून जनपद की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो देहरादून जनपद के पूर्व में टिहरी, उत्तरकाशी और पौड़ी जनपद है, यानी 3 जनपद हैं। और जो इनमें से उत्तरकाशी जनपद है इसकी स्थिति इस प्रकार से है कि ये देहरादून के उत्तर पूर्व में स्थित है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में हरिद्वार है, जबकि अगर हम बात करें उत्तर में तो वो है हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी। तो ये इस प्रकार से देहरादून जनपद की सीमाएं हैं। देहरादून जनपद उत्तराखंड के कितने जनपदों से सीमा बनाता है? तो 4 जनपद, उत्तरकाशी, टिहरी, तीसरा है पौड़ी और चौथा है हरिद्वार।
जबकि देहरादून जनपद कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो एक है हिमाचल प्रदेश और दूसरा है उत्तर प्रदेश। दो राज्यों से देहरादून जनपद सीमा बना रहा है। देहरादून जनपद उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जनपद है। उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जनपद वो कौन है? वो है आपका देहरादून। क्षेत्रफल कितना है देहरादून का? तो वो है 3088 वर्ग किलोमीटर देहरादून जनपद का क्षेत्रफल है। अब अगर हम बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे की, तो कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग देहरादून से होकर जा रहे हैं? तो इसको हम जूम कर लेते हैं और मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये है दोस्तों यहाँ पे मैप। तो सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा, ये है NH7। NH7 ये कहां से आता है? अंबाला हरियाणा से होते हुए, और ये कहां जाता है आपका? ये देखो, ये मेन देहरादून से गुजर रहा है और फिर ये पहुंच जाता है आपका ऋषिकेश। और ऋषिकेश में यहाँ पे दो मार्ग आपको देखते होंगे, एक जाता है पौड़ी गढ़वाल की ओर और एक जाता है टिहरी गढ़वाल की ओर, टिहरी चंबा की ओर। तो जो ये पौड़ी गढ़वाल की ओर जा रहा है ये NH7। तो NH7 कहां से आता है? अंबाला हरियाणा से होते हुए, देहरादून ऋषिकेश से होते हुए ये जाता है आपका श्रीनगर गढ़वाल, और श्रीनगर से आगे रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ, माना तक जाता है। और NH7 दोस्तों उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी राज्य में अगर हम लंबाई की बात करें तो NH7 की कुल लंबाई तो वो है दोस्तों 380.8 किलोमीटर। ये मैं आपको अपडेटेड ये जो नया नाम रखा गया है नेशनल हाईवे का वो बता रहा हूं। तो NH7 की कुल लंबाई है 380.8 किलोमीटर। राज्य में NH7 उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा राजमार्ग है। और इसका जो पुराना नाम था दोस्तों वो था NH58। NH58 NH7 का पुराना नाम था। तो NH7 आप यहाँ पे समझ गए। दूसरा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH507। तो जो NH507 है ये कहां से आ रहा है? ये देखो आप यहां से विकासनगर, कालसी, और ये जाएगा आपका बड़कोट, उत्तरकाशी। तो जो 507 है ये कहां से जाएगा? ये उत्तरकाशी जाएगा आपका बड़कोट में, और वहां ये फिर यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पे मिल जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH307। ये कहां से कहां तक है? तो ये है आपका छोटमलपुर से देहरादून तक। ये ठीक है, छोटमलपुर से देहरादून तक आ रहा है, छोटमलपुर यहां से। और ये दोस्तों उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है उत्तराखंड का वर्तमान में? तो वो है NH307 जो कि छोटमलपुर से देहरादून तक है, और इसकी जो लंबाई है वो है 7.45 किलोमीटर। इसका जो पुराना नाम था दोस्तों वो था 72A। पुराना नाम अगर आप नोट कर सकते हैं तो इसको भी आप नोट कीजिए। तो NH307 राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसकी लंबाई 7.45 किलोमीटर है, और इसका पुराना नाम था 72A। एक अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग NH34, ये देखो यहाँ पे, ये आपका हरिद्वार से आ रहा है, और ये ऋषिकेश से होते हुए कहाँ जाएगा? चंबा, टिहरी, और फिर ये जाएगा आपका गंगोत्री। तो गंगोत्री NH34 जाता है। जबकि धरासू बैंड से एक जो राष्ट्रीय राजमार्ग वो यमुनोत्री की ओर जाता है, उसका नाम है 134। उसको हम आपको उत्तरकाशी जनपद में बताएंगे। तो मैप के माध्यम से दोस्तों आपको कैसा समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। NH34। तो ये 4 राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि देहरादून से गुजरते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से ये समझ में आ गए होंगे। तो इनमें सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7, जबकि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड का वो है NH507। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करेंगे देहरादून जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में। सबसे पहले सबसे प्रसिद्ध स्थल मसूरी। मसूरी जिसको पर्वतों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। मसूरी पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो मसूरी को कहा जाता है। मसूरी की खोज किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? तो एक आयरिश अफसर थे, कैप्टन यंग। इन्होंने यहाँ पे मसूरी की खोज की थी, और ऐसा माना जाता है कि मसूरी जो नाम पड़ा यहाँ पे मंसूर नामक पौधा अत्यधिक मात्रा में होता था, जिसके कारण से इसका नाम क्या पड़ा? मसूरी पड़ा। तो मसूरी की खोज किसके द्वारा की गई? कैप्टन यंग के द्वारा। मसूरी को दोस्तों गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। मसूरी में 1843 में मसूरी पुस्तकालय समिति का गठन किया गया, और इस समिति द्वारा मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना भी की गई थी मसूरी में।
उसके बाद यहाँ पे जॉन मैकिनम एक आयरिश व्यक्ति थे, उन्होंने 1842 में सर्वप्रथम मसूरी में छाप खाना लगाया था। और इसी मसूरी छाप खाने से दोस्तों उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र निकला था, जिसका नाम था द हिल्स। द हिल्स जो कि उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र था, जो कि उत्तराखंड से निकला था। और ये कहां से निकला था? मसूरी से निकला था। कब निकला था? 1842 में। किसके द्वारा ये निकाला गया था? जॉन मैकिनम द्वारा। और ये एक दोस्तों अंग्रेजी अखबार हुआ करता था। और इस पत्र का जो पूर्ण रूप से ये बंद कब हुआ था? 1865 में। 1842 से लेकर 1865 तक ये पूर्ण रूप से ये बंद हो गया था, 1865 में। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 1842 में मसूरी नगर पालिका का प्रस्ताव पास किया था। तो यहां से इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न दोस्तों ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हर पॉइंट दोस्तों जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ एग्जाम के व्यू पॉइंट से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो सारे पॉइंट आपको ये नोट करने हैं। और इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। डिटेल्स नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे देहरादून जनपद के, साथ ही साथ देहरादून जनपद के महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी उस पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे। तो लिंक आपको दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक और बात दोस्तों, मसूरी के बाद मसूरी के बारे में आप नोट कर सकते हैं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी मसूरी कब आए? क्योंकि महात्मा गांधी जी के बारे में अक्सर उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम 1929 को प्रथम बार महात्मा गांधी मसूरी आए थे, और यहाँ पे इन्होंने केवल 2 दिन का प्रवास किया था। उसके बाद दूसरी बार गांधी जी 1942 में मसूरी आए थे, दूसरी बार। और इस समय गांधी जी यहाँ पे लगभग 10 दिन तक रहे थे। तो प्रथम बार गांधी जी मसूरी कब आए? 1929 को, और दूसरी बार आए थे 1942 को। मसूरी में अगर हम बात करें प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं, तो हार्डी और भट्टा जलप्रपात ये कहाँ है? तो ये आपके मसूरी में है। उसके बाद गन हिल पॉइंट, ये गन हिल पॉइंट भी मसूरी में एक पर्यटक स्थल है। और लाल टिब्बा नामक जो एक स्थल है यहाँ पे, ये भी मसूरी में है। और लाल टिब्बा मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो मसूरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है आपकी लाल टिब्बा। और ये कहाँ है? ये आपका मसूरी में है। इसको दोस्तों एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, डिप्पो हिल के नाम से। डिप्पो हिल किसे कहा जाता है? लाल टिब्बा को कहा जाता है। मसूरी में दोस्तों तिब्बत की पहली निर्वासित सरकार भी बनी थी। तिब्बत की पहली निर्वासित सरकार क्या थी? तिब्बत की पहली निर्वासित सरकार यहाँ पे ये हुआ था कि जब चीन ने जब अधिकार किया था तिब्बत पर, तो चीन अधिकृत तिब्बत से जो निर्वासित हुए थे लोग, उनमें से प्रसिद्ध तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ये सबसे पहले कहाँ आए थे? ये मसूरी में ही आए थे। और इन्होंने 1959 में यहाँ पे पहली तिब्बत निर्वासित सरकार का गठन किया गया था। तो मसूरी में तिब्बत की पहली निर्वासित सरकार का गठन किया गया था 1959 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा द्वारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों मसूरी के बारे में। कुछ अन्य फैक्ट, मसूरी क्राइस्ट चर्च काफी प्रसिद्ध है, और ये मसूरी क्राइस्ट चर्च पूरे हिमालय क्षेत्र में सबसे पहला चर्च है। इसकी स्थापना हुई थी 1836 में। किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? कैप्टन रेनी टेलर द्वारा। और ये किस शैली का बना हुआ है? तो इसकी शैली दोस्तों गोथिक शैली, गोथिक शैली से बना हुआ है। मसूरी क्राइस्ट चर्च 1836 में कैप्टन रेनी टेलर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद यहाँ पे जॉर्ज एवरेस्ट पीक भी है। जॉर्ज एवरेस्ट पीक, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि 1832 में जॉर्ज एवरेस्ट ये मसूरी आए थे, और यहाँ पे इन्होंने एक सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक रह चुके थे जॉर्ज एवरेस्ट। और जो एवरेस्ट चोटी है उसका नाम एवरेस्ट इन्हीं जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे पड़ा था। तो इसलिए ये पॉइंट आपको जरूर नोट करना है। तो मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट आए थे 1832 में। और उसके बाद 1865 में एक शिखर का नाम इनके नाम पर रखा गया, जॉर्ज एवरेस्ट पीक उस शिखर का नाम है। और मसूरी में एवरेस्ट पार्क भी इन्हीं के नाम पे रखा गया है। वहां पे एक पार्क, एवरेस्ट पार्क कहाँ है? मसूरी में है। और जॉर्ज एवरेस्ट पीक
जिसका मतलब जिसकी स्थापना 1865 में की गई, यानी एक पहाड़ी का नाम, एक पीक का नाम 1865 में जॉर्ज एवरेस्ट पीक रखा गया, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। तो ये मसूरी से संबंधित जितने भी फैक्ट्स है दोस्तों, वो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल्स में बता दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट स्थल है यहाँ पे कालसी नामक स्थान। कालसी कहाँ है? तो ये देहरादून के चकराता तहसील में है और इस स्थान पर मौर्य सम्राट के लेख मिले हैं। जो ये अशोक शिलालेख है, अशोक शिलालेख, ये आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं इसकी, ये है अशोक शिलालेख। इसकी अगर हम खोज की बात करें तो इसकी खोज हुई थी 1860 में। किसके द्वारा? तो जॉन फॉरेस्ट द्वारा, जॉन फॉरेस्ट द्वारा। इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो यह है प्राकृत भाषा में। और इसकी लिपि कौन सी है दोस्तों? तो इसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है अशोक शिलालेख या अशोक अभिलेख के बारे में। तो इससे यहाँ पे मौर्य सम्राट अशोक का जो ये शिलालेख मिलता है, इससे यह पुष्टि होती है कि यह क्षेत्र मौर्यों के अधीन रहा होगा। कालसी शिलालेख में यहाँ के लोगों को क्या कहा गया है? पुलिंद कहा गया है और इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। और कालसी के जो दोस्तों प्राचीन नाम है वो है कालकूट, युगसैल और खलतिका। कालकोट, युगसैल और खलतिका ये कालसी के प्राचीन नाम है। वैनसांग ने कालसी को क्या कहा है? तो सुधनगर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों बन सकता है कि वैनसांग, चीनी यात्री वैनसांग ने कालसी को क्या नाम दिया? तो सुधनगर करके उसने कालसी को पुकारा था। तीसरा स्थल है दोस्तों वो है लाखा मंडल, प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ पर मूर्तियों के भंडार मिले थे, लाखों मूर्तियां यहाँ पे मिली थी, जिसके कारण से ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र का नाम लाखा मंडल पड़ा। और साथ ही साथ तो प्राचीन मतलब इतिहास में ये भी कहानी प्रचलित है कि यहाँ पे महाभारत काल में पांडवों के लिए जो लाक्षागृह बनाया गया था, जिस पर कौरवों द्वारा आग लगाई जाती है, पांडव उससे बच निकलते हैं, तो वो लाक्षागृह भी कहाँ बनाया गया था? यहीं पर बनाया गया था, जिसके कारण इसका नाम लाखा मंडल पड़ा। तो ये इतिहास में ये एक कहानी भी प्रचलित है। ये किन किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये है यमुना और रिखनाड़ नदी का संगम होता है यहाँ पे। लाखा मंडल में यमुना नदी के तट पर है ये, और यहाँ पे यमुना और रिखनाड़ नदी का संगम होता है। तो मुख्य रूप से जो लाखा मंडल वो किस नदी के किनारे है, एग्जाम में अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो वो है यमुना नदी के किनारे, और ये आपका जोनसार बाबर क्षेत्र में आता है। लाखा मंडल में इतिहास में मैंने एक और अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट आपको कई बार दोस्तों बता रखा है। लाखा मंडल से हमें राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख मिलते हैं। राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख कहां से मिलते हैं? तो लाखा मंडल से मिलते हैं। जो राजकुमारी ईश्वरा थी, इनके पिता का नाम भास्कर वर्मन था और इनके पति थे जालंधर राजकुमार श्री चंद्रगुप्त। लाखा मंडल अभिलेख में जो यदुवंशी राजा थे, क्योंकि जो राजकुमारी ईश्वरा है उसका संबंध भी सिंहपुर के यदु राजवंश से था। तो लाखा मंडल अभिलेख में यह उल्लेख मिलता है कि जो यदुवंशी राजा थे उनकी राजधानी सिंहपुर हुआ करती थी, और इसी लाखा मंडल में राजकुमारी ईश्वरा के शिलालेख भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो लाखा मंडल और कालसी के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। नेक्स्ट है हनोल। हनोल कहाँ है? तो ये आपका जोनसार बाबर क्षेत्र में स्थित है, और ये जोनसार बाबर क्षेत्र का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। ये है दोस्तों यहाँ पे महासू देवता का सबसे बड़ा मंदिर, जो कि हनोल में स्थित है। ये आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हैं। हनोल किस नदी के तट पर है? तो यह है टोंस नदी के तट पर स्थित है हनोल। हनोल का प्राचीन नाम क्या है? तो चकरपुर है हनोल का प्राचीन नाम। और हनोल में जो सबसे बड़ा प्रसिद्ध महासू देवता का मंदिर है वो किस शैली से बनाया गया है? तो हूण शैली से निर्मित है महासू देवता का प्रसिद्ध मंदिर, जो कि हनोल में स्थित है। तो यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन सकते हैं हनोल से। उसके बाद नेक्स्ट जो स्थल आता है वो है चक्राता। चक्राता है पहाड़ों का राजा। पहाड़ों की रानी देहरादून में ही मसूरी है, और पहाड़ों का राजा जो कि चक्राता है वो भी कहाँ है आपका? तो ये भी देहरादून में है। चक्राता देहरादून के जोनसार बाबर क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, और चक्राता को पहाड़ों का राजा भी कहा जाता है। चक्राता की स्थापना किसके द्वारा की गई? कर्नल ह्यूम के द्वारा। अगर हम चक्राता के प्रमुख स्थलों की बात करें
तो चक्राता में टाइगर वाटरफॉल है और किमोना वाटरफॉल ये कहाँ है दोस्तों आपके, तो ये भी चक्राता में है। कानासार पर्यटक स्थल ये भी आपका चक्राता में है। और चक्राता की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है चिलमरी नेक। यहाँ पे देववन पिकनिक स्पॉट भी है और बैराटगढ़ किला ये कहाँ है दोस्तों, तो ये भी आपका चक्राता में है। ये बैराटगढ़ क्या था, तो ये चक्राता से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर एक चौरानी चोटी है, वहां पर दोस्तों ये स्थित है, चौरानी चोटी पर, चौरानी चोटी पर। और ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में जो पुलिंद राजा विराट हुआ करते थे उनकी राजधानी इसी बैराटगढ़ में हुआ करती थी। तो बैराटगढ़ में किस राजा की राजधानी थी, महाभारत कालीन विराट की राजधानी, जहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास भी बिताया था विराट राजा के यहाँ। तो विराट की राजधानी कहाँ थी, बैराटगढ़ थी, जो कि कहाँ है, चक्राता में स्थित है। आगे बढ़ते हैं कुछ अन्य स्थलों के बारे में। ऋषिकेश, देखो ऋषिकेश का आधा हिस्सा देहरादून में आता है और कुछ हिस्सा टिहरी और पौड़ी में आता है। तो ऋषिकेश जो कि गंगा व चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। और केदार खंड में जो कि ऋषिकेश को कुब्जा मृग कहा गया है। तो यह प्रश्न भी दोस्तों पूछा जाता है कि ऋषिकेश का प्राचीन नाम क्या है, तो ऋषिकेश का प्राचीन नाम है कुब्जा मृग। ऋषिकेश को योग की राजधानी भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध स्थल है दोस्तों ऋषिकेश में, त्रिवेणी घाट। आपने जरूर देखा होगा, अगर आप ऋषिकेश, देहरादून, टिहरी, पौड़ी के आसपास क्षेत्रों में रहते होंगे तो त्रिवेणी घाट आपने जरूर आप गए होंगे। यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा त्रिवेणी घाट। वो नदियां कौन कौन सी है, तो गंगा तो आपको देखती होगी वहां पे स्पष्ट रूप से, गंगा यमुना और सरस्वती। इन 3 नदियों का संगम स्थल है त्रिवेणी घाट। यमुना और सरस्वती की धारा कहां पे आती है, गंगा में आती है कहीं ना कहीं से, जिसके कारण इस स्थल का नाम पड़ा त्रिवेणी घाट। तो यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, तो इसलिए इस स्थल का नाम क्या पड़ा, त्रिवेणी घाट पड़ा, जो कि ऋषिकेश में है। ऋषिकेश में एक ऋषि कुंड भी है दोस्तों। और ऋषिकेश को नगर निगम कब बनाया गया, तो 2017 में ऋषिकेश को नगर निगम बनाया गया। और ये उत्तराखंड का कौन सा नगर निगम है, तो यह है 7वां नगर निगम। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया है, क्योंकि देखो 7वां के बाद जो 8वां नगर निगम है वो कोटद्वार है और 9वां नगर निगम जो है वो है आपका श्रीनगर गढ़वाल। तो 7वां नगर निगम कौन है उत्तराखंड का, वो है ऋषिकेश, जिसको 2017 में नगर निगम का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट जो अन्य स्थल है दोस्तों देहरादून में, वो है फन वैली। ये आपका देहरादून से लगभग 25 किलोमीटर दूर ये हरिद्वार मार्ग पर स्थित है। उसके बाद यहाँ पे गुच्चू पानी एक प्रसिद्ध स्थल है दोस्तों देहरादून का, जहां पे रोवर्स कैव यानी डाकुओं की या लुटेरों की, ठीक है, डाकुओं की गुफा कहाँ है, तो ये आपकी गुच्चू पानी में है और ये भी आपका देहरादून में है। उसके बाद घंटाघर, तो घंटाघर आपने देखोगा, ये आपका ये गुच्चू पानी की रोवर्स कैव इस प्रकार से, ठीक है, और ये घंटाघर है। तो घंटाघर का जो शिलान्यास किया गया था, अगर हम घंटाघर के इतिहास की बात करें तो इसका शिलान्यास जो दोस्तों किया गया था वो किया गया था 24 जुलाई 1948 को तत्कालीन राज्यपाल सरोजनी नायडू द्वारा। 24 जुलाई 1948 को सरोजनी नायडू द्वारा घंटाघर का शिलान्यास किया गया। और इसके जो निर्माता है वो कौन है दोस्तों, तो वो है कुंवर आनंद सिंह। इसका प्रारंभिक जो नाम था घंटाघर का वो था दोस्तों बलवीर टावर, जो कि कुंवर आनंद सिंह के पिता थे बलवीर। तो बलवीर टावर इसका प्रारंभिक नाम रखा गया था। और इसका उद्घाटन कब किया गया, इसका उद्घाटन हुआ 23 अक्टूबर 1953 को। किसके द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा। देखो शिलान्यास सरोजनी नायडू द्वारा 1948 में किया गया, बल्कि 1953 में लाल बहादुर शास्त्री द्वारा इस घंटाघर का उद्घाटन
किया गया और इसका निर्माण किसने करवाया? कुंवर आनंद सिंह जी ने। तो ये प्रसिद्ध स्थल थे दोस्तों देहरादून जनपद के, और उम्मीद करते हैं कि काफी कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिला होगा। अब यहाँ से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों बन सकते हैं। हर एक पॉइंट मैंने यहाँ पे जो आपको बताया है वो एग्जाम के व्यू पॉइंट से महत्वपूर्ण है। इनको आपको अच्छे से नोट्स करना है, बाकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देहरादून जनपद के प्रमुख मंदिरों के बारे में। पहला मंदिर है यहाँ पे टपकेश्वर महादेव मंदिर। टपकेश्वर महादेव मंदिर लगभग देहरादून से लगभग 6 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे भगवान शिव का ये मंदिर है, महादेव भगवान शिव का। इस मंदिर की विशेषता क्या है? तो इस मंदिर में एक गुफा है और यहाँ पर जल की जो बूंदे हैं वो टप टप करके टपकती है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? टपकेश्वर महादेव मंदिर। और यहाँ पे शिवरात्रि को टपकेश्वर मेला भी आयोजित किया जाता है। तो टपकेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो ये देहरादून जनपद में आयोजित किया जाता है। दूसरा है गुरु राम राय दरबार। ये सिखों के गुरु राम राय 1676 में जब देहरादून आए थे, इस समय शासक कौन था? गढ़वाल नरेश फतेहपति शाह। गढ़वाल नरेश फतेहपति शाह ने सिख गुरु राम राय को 3 गांव भी भेंट किए थे। 1699 में गुरु राम राय ने देहरादून के धम्मूवाला में गुरु राम राय दरबार, जिसको झंडा दरबार के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इसकी स्थापना की। इसीलिए कई पुस्तकों में यह बताया गया है कि गुरु राम राय देहरादून कब आए थे? 1699 में आए थे, जबकि वो आए एक्चुअली 1676 में थे। 1699 में उनके द्वारा देहरादून में झंडा दरबार की स्थापना की गई, नींव रखी गई। और ये जो झंडा दरबार है, गुरु राम राय दरबार, ये किस शैली से बना हुआ है? तो ये है मुगल शैली से बना हुआ। लेकिन इसका निर्माण कार्य जो पूर्ण किया गया था वो 1707 में हुआ। गुरु राम राय की पत्नी पंजाब कौर द्वारा इस झंडा दरबार का निर्माण कार्य 1707 में पूरा किया गया। और यहाँ पे दोस्तों प्रतिवर्ष 5वें दिन, होली के 5वें दिन झंडा मेले का भी आयोजन किया जाता है। तो झंडा मेला कहाँ लगता है? ये भी आपका देहरादून में लगता है। उसके बाद नेक्स्ट मंदिर है चंद्रवानी मंदिर। चंद्रवानी मंदिर ये आपका लगभग देहरादून से 7 किलोमीटर दूर स्थित है और यह माना जाता है कि यहाँ पे महर्षि गौतम ने अपनी पुत्री अंजनी और अपनी पत्नी के साथ निवास किया था इस मंदिर के समीप। तो इसलिए इसके निकट क्या है? गौतम कुंड है, देहरादून का एकमात्र कुंड। देहरादून में कुंड कौन सा है? गौतम कुंड है। और ये कहाँ पे है? तो जहां पे चंद्रवानी मंदिर है उसी के निकट दोस्तों गौतम कुंड स्थित है देहरादून में। उसके बाद संतोला देवी मंदिर, ये भी देहरादून में है। और सिद्धेश्वर मंदिर, ये मंदिर भी कहाँ है? आपका मोथरवाला रोड देहरादून में स्थित है। अब बात करें देहरादून के 4 सिद्ध कौन कौन से हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध, ये देहरादून के 4 सिद्ध कहे जाते हैं। जो लक्ष्मण सिद्ध है ये लगभग देहरादून से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। कालू सिद्ध ये आपका भानियावाला से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित है देहरादून में। उसके बाद माणक सिद्ध ये आपका देहरादून के पश्चिम की ओर स्थित है। और मांडू सिद्ध ये आपका प्रेम नगर की ओर स्थित है देहरादून में। तो 4 सिद्ध मैंने आपको बता दिया दोस्तों देहरादून के, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध। उसके बाद यहाँ पे आता है बुद्धा टेम्पल, बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों बुद्धा टेम्पल। अगर आप देहरादून में आपने निवास किया होगा तो इसमें आप जरूर गए होंगे। बुद्धा टेम्पल कहाँ स्थित है? तो यह है देहरादून के क्लैम टाउन में स्थित। और इसका निर्माण 1665 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? इसका जो निर्माण शुरू किया गया था दोस्तों वो बौद्ध भिक्षु कोचेन रिनपोचे नामक से एक बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। उन्होंने अपने सहयोगी थे उनकी मदद से इसका निर्माण कार्य 1965 में शुरू किया। और ये जो प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, बौद्ध टेम्पल है, ये किस शैली से बना हुआ है? तो जापानी वास्तुकला शैली से ये प्रेरित है। बुद्धा टेम्पल को दोस्तों मेट्रोलिंग मोनेस्ट्री यानी मेट्रोलिंग मोनेस्ट्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी स्थापना होती है 28 अक्टूबर 2002 को। और इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 220 फीट इसकी ऊंचाई है। और यहाँ पर जो भगवान बुद्ध हैं उनकी 103 फीट की प्रतिमा भी
लगी हुई है। तो बुद्धा टेम्पल भी कहाँ है? देहरादून में स्थित है। तो ये कुछ प्रमुख मंदिर थे दोस्तों जो कि देहरादून में स्थित है, जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं और बात करेंगे देहरादून के प्रसिद्ध मेलों के बारे में। देहरादून का पहला जो प्रसिद्ध मेला है झंडा मेला, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, ये होली के 5वें दिन आयोजित किया जाता है और सिख गुरु रामराय जी के जन्म दिवस पर यह प्रारंभ होता है। लगभग ये 15 दिनों तक ये मेला चलता है। यहाँ पे जो ये झंडा मेला है ये आप सभी जानते हैं यहाँ पे क्यों लगता है, क्योंकि गुरु राम राय जी ने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे जो झंडा दरबार है, झंडा गुरुद्वारा है, उसकी यहाँ पे स्थापना की थी और यहाँ पे झंडा मेला इसीलिए आयोजित किया जाता है। उसके बाद नुनाई मेला प्रसिद्ध मेला है देहरादून के जोनसार बाबर जोनसार चक्राता क्षेत्र का, और ये श्रावण मास में आयोजित किया जाता है, जोनसार क्षेत्र का, ठीक है, आयोजित किया जाता है नुनाई मेला। उसके बाद टपकेश्वर मेला, तो ये टपकेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित किया जाता है शिवरात्रि में। मंदिर में। उसके बाद भद्रराज मेला, तो ये आपका लगता है मसूरी में। भद्रराज मंदिर आपने सुना होगा, मसूरी में वहां पे स्थित है। तो मसूरी के भद्रराज मंदिर में आयोजित किया जाता है, मसूरी में। उसके बाद दोस्तों विश्व मेला, तो ये आपका जोनसार बाबर क्षेत्र का प्रसिद्ध मेला है, जोनसार बाबर। और फिर है वीर केसरी चंद मेला, तो ये आपका चक्राता में आयोजित किया जाता है। वीर केसरी चंद जिनका जन्म हुआ था 1 नवंबर 1920 को, और ये दोस्तों सेना में भर्ती हुए थे और बाद में आजाद हिंद फौज के सिपाही बने थे। जब ये आजाद हिंद फौज के सिपाही बने थे तो ब्रिटिशर्स ने इन पर मुकदमा चलाया था और 3 मई 1945 इनको फांसी दी गई, 3 मई 1945 को। तो ये शहीद हुए थे 3 मई 1945 को। वीर केसरी चंद, इनका संबंध जोनसार से है और इन्हीं की याद में वीर केसरी चंद मेला आयोजित किया जाता है जोनसार चक्राता क्षेत्र में, वीर केसरी चंद मेला। तो ये कुछ प्रसिद्ध मेले थे देहरादून जनपद में जो आयोजित किए जाते हैं। अब दोस्तों एक बार आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं कि कौन सा स्थल कौन सा मंदिर कहाँ पर है। इसका ये पीडीएफ भी, मतलब पीडीएफ में ही आपको ये मैप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हनोल है और यहाँ पे ये महासू देवता का प्रसिद्ध मंदिर है, ये चक्राता है। और इसमें चक्राता में देखो किमोना जलप्रपात और टाइगर फॉल जलप्रपात ये चक्राता में स्थित है, मैंने आपको ये बता दिए हैं। लाखा मंडल है यहाँ पे, ये राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुआ था। और यहाँ पे आप मसूरी देख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखो कालसी नामक स्थल है यहाँ पे, और कालसी के ही थोड़ा सा आगे यहाँ पे टोंस नदी और यमुना नदी का संगम हो रहा है। और यहाँ पे जैसे ही टोंस नदी और यमुना नदी का संगम होता है, थोड़ा आगे बढ़ती है यमुना नदी, यहाँ पर डाक पत्थर बैराज स्थित है। तो हम यहाँ पे देखो, और उसके बाद यहाँ पे पर्यटक स्थल तो लगभग हो गए। यहाँ पे विशेष रूप से जो आपको समझना है वो है रिवर सिस्टम। तो अभी हम मैप के माध्यम से पहले देहरादून के रिवर सिस्टम की बात करते हैं, नदी तंत्र की बात करते हैं, उसके बाद हम पीडीएफ के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम टोंस नदी की बात करेंगे। टोंस नदी कहाँ से आ रही है? तो ये उत्तरकाशी से आ रही है। इसके ऊपर किस प्रकार आ रही है वो तो हम खैर उत्तरकाशी जनपद में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है देहरादून जनपद। तो ये उत्तरकाशी से आ रही है टोंस नदी, और ये टोंस नदी जब आती है तो यहाँ पे फिर ये देहरादून और हिमाचल का बॉर्डर बना रही है। और यहाँ पे इसमें कुछ परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी वो परियोजनाएं हैं? तो किसाऊ बांध परियोजना, छिबरो बांध परियोजना, और एक अन्य परियोजना है इचारी बांध परियोजना। ठीक है, किसाऊ बांध परियोजना, छिबरो बांध परियोजना और इचारी बांध परियोजना। तो ये टोंस नदी पर है और ये कौन से जनपद में है? तो ये है आपकी देहरादून जनपद में। अब यहाँ पे जैसी आती है टोंस नदी तो कालसी नामक स्थल के थोड़ा सा आगे यहाँ पे ये यमुना नदी में संगम करती है। तो इसलिए इसको देखो, अगर प्रश्न जब एग्जाम में पूछा जाता है तो वो सीधा कालसी दे देता है। ठीक है, तो यमुना नदी और टोंस नदी का संगम कहाँ होता है? तो वो होता है कालसी नामक स्थल पे। तो यहाँ पे यमुना नदी के साथ मिल गई। अब यमुना देखते हैं ये कहाँ से आ रही है। तो जो यमुना नदी है ये
देहरादून के लाखा मंडल में ये प्रवेश करती है, ये उत्तरकाशी से आती है और देहरादून के लाखा मंडल में ये प्रवेश कर रही है। उसके बाद ये आगे बढ़ती है और यहां पर इसमें ये ब्यासी परियोजना है। उसके बाद ब्यासी परियोजना से आगे बढ़ती है और कालसी में एक छोटी सी नदी दोस्तों इसमें संगम करती है और उस नदी का नाम है अमलाव नदी। यहाँ पे जस्ट एक नदी आती है ऊपर से, अमलाव नदी। अमलाव नदी और यमुना नदी का संगम होता है कालसी में, जबकि जो टोंस नदी है वो कालसी के थोड़ा सा आगे उसके साथ संगम करती है। तो टोंस का और यमुना का संगम भी कालसी को ही माना जाता है। ठीक है, तो ये अमलाव नदी भी आपको नोट करनी है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में अगर डीप प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। अमलाव नदी और यमुना नदी ये भी कालसी में संगम करती है। फिर यमुना नदी आगे बढ़ती है और यहाँ पर ये तो टोंस नदी से संगम हो चुका है और जैसे ही टोंस नदी के संगम करके आगे बढ़ती है, यहाँ पे डाक पत्थर बैराज जो कि यमुना नदी पर बना हुआ है। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि यहाँ से डाक पत्थर बैराज से यमुना नदी तो ये सीधे आगे बढ़ रही है देहरादून और हिमाचल का बॉर्डर बनाते हुए आगे, लेकिन यहीं से दोस्तों डाक पत्थर बैराज से एक नहर निकलती है जिसका नाम है शक्ति नहर, ये लिखा भी गया है। और शक्ति नहर फिर आगे बढ़ती है। शक्ति नहर पर यहाँ पे आसन बैराज, ये कौन सी नदी पर है? तो ये यमुना नदी पर नहीं है, बल्कि यमुना नदी से जो शक्ति नहर निकाली गई है उस पर है आसन बैराज यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ढकरानी बांध परियोजना हो गई, ढालीपुरी बांध परियोजना, आसन बैराज और कुल्हाल परियोजना। ये जो कुल्हाल परियोजना है ये किस पर है? तो ये भी आपकी शक्ति नहर पे ही स्थित है। और यहाँ पे जो आपकी एक नदी आती है आसारोड़ी देहरा मार्ग से आसन नदी, तो ये भी डायरेक्ट यमुना से संगम नहीं करती है। आसारोड़ी से आसन नदी आती है और ये भी आपकी आसन बैराज के निकट ही ये किससे संगम करती है? शक्ति नहर से संगम करती है। और अगर हम बात करें यमुना नदी की परियोजनाओं की, तो एक ब्यासी परियोजना है यमुना नदी पर। उसके बाद खोदरी परियोजना और लखवाड़ बांध परियोजना ये भी आपकी यमुना नदी पर है। डाक पत्थर बैराज भी आपका यमुना नदी पर है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे बिंदाल नदी आ रही है, ये मसूरी क्षेत्र से आती है और यहाँ से ये रिस्पना नदी आती है। रिस्पना नदी मोथर वाला क्षेत्र में बिंदाल नदी से मिल जाती है। फिर ये आगे बढ़ती है और यहाँ से सोंग नदी आ रही है। तो जो सोंग नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो सोंग नदी आगे गंगा में मिलेगी, तो ये गंगा की सहायक नदी है। राय वाला में ये किससे मिल जाएगी? ये गंगा आ रही है ना, तो ये गंगा से मिल जाएगी। ऋषिकेश से ऊपर से गंगा आ रही है और यहाँ से सोंग नदी आ रही है, तो सोंग नदी के साथ ऊपर से बिंदाल नदी और रिस्पना नदी भी यहाँ पे सोंग नदी में मिल चुकी हैं। फिर ये सोंग नदी आगे बढ़ेगी और राय वाला में ये किससे संगम करेगी? तो ये संगम करेगी गंगा नदी से। तो ये दोस्तों आप मैप के माध्यम से अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से नदियों का संगम हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोंस नदी। टोंस नदी पर कौन कौन सी परियोजना है इनको अब आप नोट कर सकते हैं। किसाऊ बांध परियोजना, छिबरो बांध परियोजना और इचारी बांध परियोजना ये देहरादून में टोंस नदी पर है। उसके बाद यमुना नदी जो कि लाखा मंडल में देहरादून में प्रवेश करती है और कालसी में अमलाव नदी के साथ यमुना नदी का संगम होता है। और कालसी से थोड़ा सा ही आगे टोंस नदी भी यमुना नदी से संगम करती है। और फिर यमुना नदी पर डाक पत्थर बैराज भी स्थित है और यमुना नदी पर मतलब डाक पत्थर बैराज से यमुना नदी से एक नहर निकाली गई है जिसे शक्ति नहर के नाम से जाना जाता है। शक्ति नहर पर और फिर यमुना नदी पर, क्योंकि देखो इस प्रकार से यहाँ पे डाक पत्थर बैराज है, ये यमुना नदी आ रही है और ये जा रही है और यहाँ से शक्ति नहर निकाली गई है। तो इस पे भी 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, 3 या 4, ये देखो 4। ढकरानी बांध परियोजना ये इस शक्ति नहर पर है। ढालीपुरी बांध परियोजना, आसन बैराज और कुल्हाल बांध परियोजना। तो कई बार क्या होती है, अगर शक्ति नहर ऑप्शन में नहीं दिया है तब तो आपने यमुना नदी करना है, लेकिन अगर ऑप्शन में यमुना नदी भी दिया गया है और शक्ति नहर भी दिया गया है तब आपने शक्ति नहर करना है। जबकि इस यमुना नहर पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं देहरादून में? तो ब्यासी जल विद्युत परियोजना, खोदरी परियोजना और लखवाड़ बांध परियोजना। तो ये हो गया यमुना नदी का रिवर सिस्टम, नदी तंत्र। उसके बाद आसन नदी जो कि आसारोड़ी देहरा मार्ग से आती है और रामपुर मंडी देहरादून के पास शक्ति नहर से मिल जाती है। रिस्पना नदी, इसका मूल नाम क्या है? ऋषिपर्णा नदी, और ये बिंदाल नदी की सहायक नदी है। और बाद में बिंदाल नदी और रिस्पना नदी भी किस में मिल जाती है? सोंग नदी में मिल जाती है। और सोंग नदी अंत में किसके साथ संगम कर देती है? गंगा के साथ। तो अंत में ये
तीनों रिस्पना नदी, बिंदाल नदी और सोंग नदी ये किस में मिल जाएंगी? तो ये तीनों की तीनों मिल जाएंगी गंगा नदी में। अब बात करते हैं जो जलप्रपात है देहरादून में कौन कौन से हैं। तो टाइगर फॉल जलप्रपात ये आपका चक्राता में है। उसके बाद किमोना फॉल जलप्रपात ये आपका चक्राता में, ये भी। सहस्त्रधारा जलप्रपात ये किस नदी पर है? तो ये बाल्दी नदी पर है। जो नदी आ रही है वहां पर सहस्त्रधारा में वो बाल्दी नदी है। और इसमें यह सहस्त्रधारा जलप्रपात क्यों प्रसिद्ध है? इसमें गंधक युक्त जल पाया जाता है। तो ये प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण रूप से एग्जाम में पूछा जाता है कि गंधक युक्त जल किस जलप्रपात में पाया जाता है? सहस्त्रधारा जलप्रपात में या बाल्दी नदी में। उसके बाद हार्डी जलप्रपात ये मसूरी में है। भट्टा जलप्रपात ये भी मसूरी में है। और मौसी जलप्रपात ये भी मसूरी में है। और शिखर फॉल जलप्रपात ये भी देहरादून में है। तो 7 महत्वपूर्ण जलप्रपात, सातों के सातों दोस्तों आपको याद होने चाहिए। किमोना फॉल, सहस्त्रधारा, हार्डी, भट्टा, मौसी और शिखर फॉल, ये 7 जलप्रपात। कुंड की बात करें तो गौतम कुंड एकमात्र कुंड है देहरादून में, गौतम कुंड, जो कि चंद्रबानी मंदिर के निकट स्थित है। यह मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देहरादून के प्रमुख संस्थानों के बारे में। देहरादून में जो प्रमुख संस्थान है यहाँ पे, उनमें से सबसे पहला संस्थान यहाँ पे भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया। ये कहाँ है आपका? देहरादून में स्थित है। और इसकी स्थापना की गई थी 1767 में। लेकिन जब इसकी स्थापना की जाती है उस समय इसको बंगाल में स्थापित किया जाता है 1767 में। लेकिन बाद में 1942 में इसको देहरादून में स्थानांतरित किया जाता है। और वर्तमान में भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया ये कहाँ है? तो ये आपका देहरादून में स्थित है। क्या करता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग? तो ये दोस्तों भारत में नक्शे या जो सर्वेक्षण करने वाली एक प्रकार की एक केंद्रीय एजेंसी है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के एक महान निरीक्षक थे जॉर्ज एवरेस्ट। इनके नाम पर ही जो एवरेस्ट चोटी है उसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट रखा गया, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। और जॉर्ज एवरेस्ट इनके नाम पर मसूरी में एक जॉर्ज एवरेस्ट पीक भी है और जॉर्ज एवरेस्ट पार्क ये भी एक मसूरी में स्थित है। इन्हीं के नाम पे उसका नाम रखा गया है। उसके बाद दूसरा संस्थान है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। अगर देहरादून के संस्थानों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, वो इसी FRI से पूछे जाते हैं। तो FRI की बात करने से पहले हम बात करेंगे भारतीय वन विभाग। भारतीय वन विभाग की स्थापना की जाती है 1864 में। और इसके जो प्रथम महानिरीक्षक थे भारतीय वन विभाग के, वो कौन थे दोस्तों? वो थे डेट्रिच ब्रैंडिस। ये कहां के थे? ये थे जर्मन के। तो डेट्रिच ब्रैंडिस को बनाया जाता है भारतीय वन विभाग का प्रथम महानिरीक्षक। 1864 से लेकर 1883 तक ये भारतीय वन विभाग के क्या रहे? महानिरीक्षक रहे। और इन्हीं के कार्यकाल में 1878 में देहरादून में प्रथम फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई। तो देहरादून में प्रथम फॉरेस्ट स्कूल कब खोला गया? 1878 में। किसके द्वारा? डेट्रिच ब्रैंडिस के द्वारा। और यही फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून बाद में क्या बनाएगा? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा। तो इसकी स्थापना 1878 में एक स्कूल के तौर पर की गई है डेट्रिच ब्रैंडिस के द्वारा। उसके बाद 1884 में इसी फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदला जाता है और इसका नाम रखा जाता है इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। फिर 1906 आता है तो इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदलकर क्या रखा जाता है? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन मतलब जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब तक इसके नाम पर इंपीरियल था। अब ये सीधे क्या है? इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय वन अनुसंधान संस्था यानी इंपीरियल की जगह क्या आ गया? इंडियन आ गया। FRI की स्थापना हुई थी 1906 में। ये ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूट कब बना? देखो ये एक स्कूल था पहले, स्कूल के तौर पर इसका गठन, इसकी स्थापना हुई थी 1878 में डेट्रिच ब्रैंडिस के द्वारा। लेकिन इसको इंस्टीट्यूट FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब बनाया गया? 1906 में बनाया गया। तो FRI की स्थापना, महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, 1906 में हुई थी। अब इसका नाम देखो इंडियन फॉरेस्ट
रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI है। अब यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट, जो FRI की जो प्रमुख इमारत है उसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? ब्लॉमफील्ड, ब्रिटिश आर्किटेक्चर थे ब्लॉमफील्ड, तो इनके द्वारा FRI की प्रमुख इमारत का डिजाइन तैयार किया गया है। और FRI के जो मुख्य गेट का नाम है वो है ब्रैंडिस गेट, डेट्रिच ब्रैंडिस के नाम पर, जो इसके प्रथम महानिदेशक थे भारतीय वन विभाग के डेट्रिच ब्रैंडिस, उनके नाम पर FRI के मुख्य गेट का नाम रखा गया है ब्रैंडिस गेट। एक तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और एक ये वाला, क्योंकि ये वाला एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि FRI की जो मुख्य इमारत है उसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? ब्लॉमफील्ड, जो कि ब्रिटिश आर्किटेक्चर थे। इसका उद्घाटन कब किया गया? मुख्य जो भवन था, मुख्य इमारत थी जो FRI की, जो ये आप बिल्डिंग देख रहे होंगे, 7 नवंबर 1929 को इस भवन का उद्घाटन किया गया था तत्कालीन जो वायस राय थे लॉर्ड इरविन द्वारा। और 1991 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दोस्तों इसको डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में दर्जा दिया गया। तो डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में FRI को दर्जा कब मिला? वर्ष 1991 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से। FRI के बारे में जितने भी फैक्ट थे और जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं FRI से, वो हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय। राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय की स्थापना की जाती है 1770 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, और इस समय जो दोस्तों इसका नाम था वो था नौसैनिक जल सर्वेक्षण विभाग। नौसैनिक जल सर्वेक्षण विभाग के रूप में इसकी स्थापना की जाती है 1770 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। फिर 1874 में इसको कोलकाता स्थानांतरित किया जाता है, और 1954 में उसके बाद, ठीक है, 1954 में मेरिनो सर्वे ऑफ इंडिया को देहरादून में स्थानांतरित किया जाता है। उसके बाद 1996 को इसका नाम क्या रखा जाता है? नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस कर दिया जाता है, और 1999 में इसका नाम फिर नेशनल हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण ऑफिस यानी राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय, जो कि वर्तमान में इसका नाम है, वो कर दिया गया। तो ये भी आपका कहाँ है दोस्तों? ये भी आपका देहरादून में स्थित है। उसके बाद है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी यानी WIGH, वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान। ये कहाँ है? तो ये भी आपका देहरादून में है। इसकी स्थापना 1968 को दिल्ली में की गई थी, लेकिन बाद में दोस्तों 1976 को देहरादून में इसे स्थानांतरित किया गया। और जो WIHG है ये भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में के अधीन आता है। अगर मंत्रालय पूछा जाता है कि WIHG किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन, WIGH। उसके बाद है ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी। ये आपका कहाँ है? तो ये भी आपका देहरादून में है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। उसके बाद राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान, ये भी आपका देहरादून में है, और इसमें दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज और छात्रावास आदि की ये उसके बारे में ये कार्य करता है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान। उसके बाद आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र, ये भी आपका कहाँ है? तो ये भी आपका देहरादून में स्थित है। उसके बाद है दोस्तों ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये भी आपका देहरादून में है, और इसकी स्थापना 1956 में की जाती है। और 14 अगस्त 1956 में इसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का नाम दिया गया। कब दिया गया उसको तेल एवं प्राकृतिक गैस का नाम? 14 अगस्त 1956 को। उसके बाद 1994 आता है और इसे तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC, जो अभी वर्तमान में इसका नाम है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये इसको नाम दिया गया था 1994 में, जो इसका वर्तमान में नाम है। 1997 में ONGC को नवरत्न कंपनी में शामिल किया जाता है, जबकि 2010 में इसे भारत की महारत्न कंपनी का दर्जा भी दिया जाता है। तो भारत की महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है किसको? ONGC को। ONGC का दर्जा, ONGC जो महारत्न कंपनी है उसका दर्जा किन कंपनियों को दिया जाता है? जो पिछले 3 सालों में लगभग
25,000 करोड़ का औसतन कारोबार करे और लगभग 5,000 करोड़ का लाभ प्राप्त करे, उस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। तो ONGC देहरादून जनपद में स्थित है और इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा चुका है। उसके बाद है भारतीय वन्य जीव संस्थान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1922 को की जाती है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में प्रशिक्षण व रिसर्च करना। तो ये भारतीय वन्य जीव संस्थान, ये भी आपका कहाँ है दोस्तों? ये भी आपका देहरादून में है। उसके बाद भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कई बार। ये भी आपका देहरादून में है और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, ये भी आपकी देहरादून में है और इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। वैसे जो भारतीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी है, इसको भारतीय वन महाविद्यालय के रूप में 1938 में स्थापित किया जा चुका था, लेकिन 1987 को इसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के रूप में स्थापित किया जाता है। इसकी स्थापना 1987 को हुई थी। तो ये कुछ प्रमुख संस्थान थे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहार हैं उत्तराखंड में। बात करते हैं देहरादून जनपद में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहारों की। तो पहला यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? आपका देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और ये आपका देहरादून के साथ साथ हरिद्वार और पौड़ी जनपद में भी स्थित है। यानी इतना बड़ा इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। क्षेत्रफल की बात करें 820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का और इसका मुख्यालय कहाँ है? वो है देहरादून में। ये सबसे प्रसिद्ध किस चीज के लिए? हाथियों के लिए ये प्रसिद्ध है। हाथी, शेर, टाइगर, नीलगाय, चीतल, ये यहाँ पे प्रमुख जीव पाए जाते हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध है ये हाथियों के लिए। अब यहाँ पे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तो इसे वर्ष 2015 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इससे पहले उत्तराखंड में एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन था दोस्तों? वो था कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट नेशनल पार्क। ये एकमात्र टाइगर रिजर्व था उत्तराखंड में अब तक। जो कार्बेट नेशनल पार्क, इसकी अगर बात करें तो 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वो कार्बेट नेशनल पार्क से ही की जाती है। तो वो एकमात्र अब तक उत्तराखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान था जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित था। लेकिन वर्ष 2015 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को भी टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया और इस प्रकार से ये बना देश का 48वां टाइगर रिजर्व और उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व। एक प्रश्न यहां से इस प्रकार से बन सकता है कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? 2015 में। और ये देश का कितनवां टाइगर रिजर्व घोषित क्षेत्र था? ये था 48वां टाइगर रिजर्व। तो ये दो प्रश्न, एक यहां से और एक ये यहां से, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दूसरा है मसूरी वन्यजीव विहार। ये 1993 में इसकी स्थापना हुई थी और ये आपका देहरादून में है। इसका क्षेत्रफल है मात्र 11 वर्ग किलोमीटर, सबसे छोटा वन्यजीव विहार। और जो विलुप्त घोषित माउंटेन क्लेव है, जो पहाड़ी बटेर है, उसको अंतिम रूप से किस वन्यजीव विहार में देखा गया? तो इसी मसूरी वन्यजीव विहार में पहाड़ी बटेर, जिसको माउंटेन क्लेव के नाम से भी जाना जाता है, इसको अंतिम रूप से यहीं पर देखा गया था, लेकिन अब ये विलुप्त हो चुका है। और अन्य जो वन्यजीव यहाँ पे पाए जाते हैं, लंगूर, बंदर, सुअर, भालू, गुलदार, तीतर, चकोर, ये यहाँ पे कुछ प्रमुख जीव पाए जाते हैं। उसके बाद मालसी डियर पार्क, तो ये भी आपका देहरादून में है और ये देहरादून में मसूरी रोड पर स्थित है मालसी डियर पार्क। तो ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार थे जो कि देहरादून जनपद में स्थित है। यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रमुख उद्योगों की ओर। उद्योगों में दोस्तों पहले हम बात करेंगे सिडकुल की। सिडकुल क्या है? यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सिडकुल की फुल फॉर्म है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसके बारे में चर्चा करेंगे। सिडकुल की स्थापना होती है 2002 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। सिडकुल के दोस्तों विभिन्न शहरों में 7 बड़े औद्योगिक आस्थान है और यहां से एग्जाम में एक बार पिछले यूकेपीएससी के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था कि निम्न स्थानों में से बताइए किस स्थान पर सिडकुल का जो औद्योगिक आस्थान वो नहीं है। ऑप्शन थे सेलाकुई, सितारगंज, हरिद्वार और रुड़की।
तो उसमें जो सही आंसर था रुड़की। अब वो आपको तभी पता चलेगा जब आप इन 7 औद्योगिक आस्थानों के बारे में आपको पता होगा कि ये 7 कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो इनके बारे में बात करते हैं, शेड्यूल के 7 बड़े औद्योगिक आस्थानों के बारे में। यहाँ पर दोस्तों इस सीरीज के माध्यम से प्रत्येक टॉपिक में आपको डिटेल्स में कवर करा रहा हूं जो जनपद से संबंधित है। जनपद से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं किसी भी जनपद से, वो डिटेल्स में हम यहाँ पे इस सीरीज के माध्यम से चर्चा करेंगे। और इस सीरीज के माध्यम से उत्तराखंड जीके का आधे से ज्यादा कोर्स दोस्तों, आपको आधे से ज्यादा जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा इस जनपद कोर्स के माध्यम से। तो आपको प्रत्येक दिन वीडियो लेक्चर देखना है, और उसके बाद इसका जो डिटेल्स वाला पीडीएफ है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें कंप्लीट 13 जनपदों के नोट्स दिए गए हैं और विद प्रत्येक जनपद के एमसीक्यू भी दिए गए हैं। तो लेक्चर देखने के बाद 2-3 घंटे उसको रिवाइज करें, उसके एमसीक्यू देखें 100% दोस्तों। उसके बाद आप देखोगे कि आपको बहुत सारी चीजें याद रह रही है। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो आप जरूर दोस्तों सफल हो पाओगे। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें कंप्लीट 13 जनपदों की ई बुक पीडीएफ दी गई है, वहां से आप उसको ले सकते हैं। तो हम बात करें यहाँ पे शेड्यूल के 7 बड़े औद्योगिक आस्थानों की। तो पहला है एकीकृत औद्योगिक आस्थान। तो जो एकीकृत औद्योगिक आस्थान है, एक तो हरिद्वार में है, हरिद्वार। दूसरा आपका पंतनगर में है। ये कौन कौन से शहरों में है ये 7 औद्योगिक आस्थान, ये आपको नोट करने हैं। और तीसरा है जो एकीकृत औद्योगिक आस्थान, ये दोस्तों आपका हो जाएगा सेलाकुई देहरादून में। ये जड़ी बूटियों के लिए काफी प्रसिद्ध है, सेलाकुई देहरादून में। फिर आईटी पार्क, तो आईटी पार्क भी कहाँ है आपका सहस्त्रधारा देहरादून में, सहस्त्रधारा देहरादून में। फिर एल्डिको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क, ये कहाँ है आपका सितारगंज में। सितारगंज में कौन सा आस्थान है, एल्डिको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क। उसके बाद है सिगड़ी ग्रोथ सेंटर, ये आपका कोटद्वार में है, कोटद्वार पौड़ी। उसके बाद है सिडकुल फेज 2, ये भी आपका कहाँ है सितारगंज में है। तो ये शहर आपको नोट करने हैं। देखो सिडकुल के 7 बड़े औद्योगिक आस्थान कहाँ कहाँ है, हरिद्वार, पंतनगर, सेलाकुई, सहस्त्रधारा देहरादून, सितारगंज, कोटद्वार पौड़ी, इन स्थानों पर है। अब यहां से ऑप्शन एक रुड़की पूछा गया था, तो रुड़की में नहीं है सिडकुल का जो ये औद्योगिक आस्थान है। तो 7 प्रमुख औद्योगिक आस्थान है, और इसमें जो सिडकुल फेज 2 सितारगंज है ये महिला उद्यमी है, तो विशेष रूप से इसका यहाँ पे इसको निर्मित किया गया है, यहाँ पे इसको स्थापित किया गया है। महिला उद्यमिता पार्क भी यहाँ पे स्थित है। तो ये 7 बड़े औद्योगिक आस्थान जो कि सिडकुल के अंतर्गत आते हैं, विभिन्न शहरों में ये स्थित है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रमुख उद्योग व औद्योगिक पार्क की, तो देहरादून में कौन कौन से औद्योगिक पार्क है, सिल्क पार्क ये आपका देहरादून में है, सीमेंट उद्योग पार्क ये भी आपका देहरादून में है, जबकि मार्बल उद्योग पार्क ये कहाँ है, तो ये भी दोस्तों आपका देहरादून में स्थित है। तो यहां से इतने ही प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं देहरादून में उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय स्तर के जो संस्थान है, उच्च शिक्षा संस्थान कौन कौन से देहरादून में है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी, IMA, ये कहाँ है आपका देहरादून में है, और इसकी स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1932 को। लेकिन 1 अक्टूबर 1932 को इसको स्थापित किया जा चुका था, लेकिन औपचारिक उद्घाटन जो IMA यानी इंडियन मिलिट्री अकादमी का किया गया वो 10 दिसंबर 1932 को किया गया फील्ड मार्शल सर फिलिप चेटवुड द्वारा 10 दिसंबर 1932 को IMA का उद्घाटन किया गया, औपचारिक उद्घाटन। ये यहाँ पे IMA की बिल्डिंग है। IMA की जो प्रमुख बिल्डिंग है इसका नाम क्या है, चेटवुड बिल्डिंग है। सर फिलिप चेटवुड के नाम से जो फील्ड मार्शल थे जिनके द्वारा इसका औपचारिक उद्घाटन किया गया, उन्हीं के नाम पर IMA की प्रमुख बिल्डिंग का नाम रखा गया है। IMA का जो आदर्श वाक्य वो है वीरता और बुद्धि। अगर हम IMA की बात करें तो IMA पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। डाक टिकट इस पर कब जारी हुआ था दोस्तों, तो IMA पर 1982 में जब इसने अपने 50 वर्ष पूरे किए थे, तो इस स्वर्ण जयंती पर 50 पैसे मूल्य का डाक टिकट इस पर जारी किया गया था डाक विभाग द्वारा। कितने का, 50 रुपए का डाक टिकट 1982।
अब देखो यहाँ से डाक टिकट से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से उत्तराखंड में बताइए कि किस पर डाक टिकट जारी नहीं हुआ है। तो कई ऑप्शन आ जाते हैं, तो उनमें से IMA एक ऐसा वो है दोस्तों, ऐसी अकेडमी है जिस पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। 1982 में 50 रुपए का डाक टिकट इस पे जारी हुआ था। और 1932 में इसकी जब स्थापना हुई थी तो शुरुआती बैच को पायनियर बैच के नाम से जाना जाता था। जो इसका शुरुआती बैच था IMA का, उसको किस नाम से जाना जाता है? पायनियर बैच। पायनियर बैच। और इसी शुरुआती बैच से दोस्तों फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और जो ये भारत के, ठीक है, ये यहीं से निकले थे। फिर म्यांमार के सेना अध्यक्ष रहे स्मिथ डन, ये भी यहीं से निकले थे। और पाकिस्तान के जो प्रथम सेना अध्यक्ष थे मोहम्मद मूसा, ये भी इसी पायनियर बैच से पास आउट हुए थे इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से। 1947 की अगर बात करें तो ब्रिगेडियर ठाकुर महादेव, जो कि पहले भारतीय थे जो IMA के पहले कमांडेंट बने थे। तो IMA के पहले भारतीय कमांडेंट, उनका नाम क्या था? ठाकुर महादेव सिंह। ठाकुर महादेव, जो कि IMA के पहले इंडियन क्या थे? प्रथम कमांडेंट, प्रथम भारतीय कमांडेंट कौन थे IMA के? ठाकुर महादेव सिंह। तो ये कुछ फैक्ट्स है दोस्तों जो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। 1982, ये आपको महत्वपूर्ण नोट करना है। 1982 में डाक टिकट जारी किया गया था इंडियन मिलिट्री एकेडमी के नाम पर। दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकादमी देहरादून। इसकी स्थापना 1987 को हुई थी और ये कहाँ है? देहरादून में स्थित है। उसके बाद हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये आपका देहरादून जोलीग्रांट में है। राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज का इसको दर्जा प्राप्त है। और राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ बना था? सुद्धोवाला देहरादून में स्थापित हुआ था। तो ये कुछ प्रमुख उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय स्तर के संस्थान है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देहरादून जनपद की प्रशासनिक ढांचे के बारे में। तो विधानसभा सीटें हैं देहरादून में 10 सीटें। ये है चक्राता, राजपुर, विकासनगर, देहरादून, धर्मपुर, मसूरी, रायपुर, सहसपुर, ऋषिकेश और डोईवाला। तो इसमें जो चक्राता विधानसभा सीट है ये ST हेतु आरक्षित है, जबकि राजपुर हो गया, जो राजपुर विधानसभा सीट है ये SC हेतु आरक्षित है। तो देहरादून की विधानसभा सीट जो आरक्षित है चक्राता और राजपुर, चक्राता ST हेतु और राजपुर SC हेतु आरक्षित है। उसके बाद विकास खंडों की बात की जाए तो यहाँ पे देखो रायपुर, चक्राता, डोईवाला, कालसी, सहसपुर और विकास खंड, ये प्रमुख विकास खंड है देहरादून जनपद के। और ये यहाँ पे तहसीलें दी गई हैं, कालसी, त्यूणी, चक्राता, ऋषिकेश, देहरादून, विकासनगर और डोईवाला। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे जो जनसंख्या 16,96,694 है और ये है दूसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनपद है उत्तराखंड का। जबकि उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक जनसंख्या है? वो है हरिद्वार में 2011 की जनगणना के अनुसार। जनघनत्व कितना है देहरादून का? 549, तीसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद। सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ है? हरिद्वार में है। उसके बाद उधम सिंह नगर में है और उसके बाद जनगणना कहाँ है? वो है आपका देहरादून में। साक्षरता यहाँ पे 84.25% है। पुरुष साक्षरता है 89.40% और महिला साक्षरता है 78.54%। लिंगानुपात यहाँ पे 902 है। दूसरा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है देहरादून। तो ये देहरादून का प्रशासनिक ढांचा दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। तो इस प्रकार से देहरादून जनपद आज आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और मैंने संपूर्ण देहरादून जनपद के आपको दर्शन करा दिए हैं इस जनपद सीरीज के माध्यम से, इस जिला सीरीज के माध्यम से। तो देहरादून जनपद से आपका कहीं से भी कोई भी प्रश्न अब छूट नहीं सकता है और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसका PDF का लिंक, डिटेल्स जो PDF है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है विद MCQ। तो उसको आप जरूर डाउनलोड करें और उसको जरूर लें, रिवीजन उससे आप जरूर करें। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।